हेलो स्टूडेंट्स, हेलो नमस्ते, क्या हाल है आप लोगों के। तो शुरू करते हैं NSCC के सॉल्यूशन। आइए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है करेक्ट बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द वाटर फॉलोइंग। वाटर देखो, वाटर के अंदर एक इथाल वाला एक ऑर्डर था। मिथाल का ऑर्डर होता है 213 अमोनिया, इथाल का होता है 231 अमोनिया। तो भैया अमोनिया और 3 डिग्री देख लो, आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो लकीली देखो इस ऑप्शन में टर्शी तो यहाँ गड़बड़ है, टर्शी यहाँ बीच में ये भी गड़बड़ है, टर्शी यहीं दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है पर पीछे ये भी गड़बड़ है। ऐसे ही तुक्का लगा तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, आपका आंसर बहुत स्मूथली आ रहा है। तो ये सिंपल सा फंडा है जिसको आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, क्योंकि आपको बता दूँ फ्लोरीन वाला तो विकेश बेस होगा -I से। तो सीधा सा आंसर आ रहा है आपका नंबर 11 का ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है टाइट्रेशन का क्वेश्चन है और टाइट्रेशन आप करा रहे हो यहाँ पर शेलकोल 500 टैबलेट की, और इसकी टाइट्रेशन करवाई जा रही है EDTA mg EDTA के साथ में, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है और आपको कहा गया है कि 1.25 ग्राम शेलकोल टैबलेट जो होती है, एक सिंगल टैबलेट जो होती है उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट दिया हुआ है 1250 मिलीग्राम। इतना कैल्शियम कार्बोनेट है और इसे 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया जाता है और इसका 10 ml टाइट्रेट किया जाता है। इस सॉल्यूशन के 10 ml की टाइट्रेशन की जाती है 0.0198 मोलर EDTA इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट मैग्नीशियम आयन के साथ में, और ये ब्यूरेट में फिल किया जाता है। फाउंड द कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट मैच द लेबल क्लेम। तो आपको यहाँ पर कंपैरिजन करना है टाइट्रेशन के इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए कैल्शियम कार्बोनेट किस मोलरिटी के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है और इसका ब्यूरेट में आपको किस रीडिंग पर यानी कि किस वॉल्यूम पर आपको इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेगा। तो उसी को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन देखें कि एक टैबलेट जो आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो 1 लीटर में, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शेलकोल सॉल्यूशन अगर कैलकुलेट की जाए तो ये कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगी 1250 मिलीग्राम दिया हुआ है, 10⁻³ लगाया, मोलर मास 100 होगा, ये इसके मोल होंगे, और वॉल्यूम आपको 1 लीटर दिया हुआ है तो ये आपको मिल जाएगा 0.0125 मोलर। 0.0125 मोलर मीन्स ये तो कॉन्सेंट्रेशन होगी। और अब ब्यूरेट में इसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, इस टाइट्रेंट का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, तो दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर कर देते हैं। इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.0125 मोलर और वॉल्यूम आपने लिया हुआ है 10 ml, और इसका एन फैक्टर 2 होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी यहाँ पर, और बाईवेलेंट चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उस बेसिस पर हम एन फैक्टर 2 कंसिडर करेंगे। यहाँ एन फैक्टर 2 होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है 0.0198 और वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, एन फैक्टर यहाँ भी 2 होगा। तो इससे अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो ये वॉल्यूम आपको अराउंड 6.31 मिलीलीटर मिलेगा। मीन्स इस टाइट्रेंट के इतने वॉल्यूम पर इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कहा गया है कि आप 10 ml HCl को ऐड कर रहे हो एक मिक्सचर में, और ये मिक्सचर है अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड का। मीन्स हमारे पास ऑलरेडी एक बफर मिक्सचर रखा हुआ है, एक बफर सॉल्यूशन है, और उस बफर सॉल्यूशन में हम HCl ऐड कर रहे हैं। तो HCl ऐड करने के बाद इसकी pH क्या होगी, HCl ऐड करने के बाद सॉल्यूशन की pH क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो pH कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आप बताइए, अगर HCl इसमें मिलाया जाएगा तो ये रिएक्ट करेगा, HCl इससे रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट HCl से रिएक्ट करेगा, अमोनिया। अमोनिया विल रिएक्ट विद HCl और ये HCl के साथ रिएक्ट करके NH4Cl को बढ़ाएगा, NH4Cl को बढ़ाएगा, बेसिक बफर होगा, बेसिक बफर होगा तो बेसिक बफर के POH का फॉर्मूला आपको मिलेगा PKB प्लस लोग केटायन मीन्स अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन जो सॉल्ट यहाँ पर आप वीक बेस ऐड कर रहे हो मीन्स अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ये आपको कंसिडर करना है। बट इस क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर एक करेक्शन हो कि ये 10 ml दिया हुआ है और 10 ml पर जो HCl का मोल आएगा वो 10⁻⁻4 मिली मोल आएंगे, इसके 10⁻⁻4 मोल आएंगे, और यहाँ पर इसका कोई वॉल्यूम लेवल आपको नहीं दिया है। तो अगर हम 1 लीटर कंसिडर कर लें, अगर हम 1 लीटर कंसिडर कर लें तो 1 लीटर में अमोनिया का मोल आपके पास 0.5 होगा और NH4Cl का मोल 0.5 होगा।
मीन्स इस बेसिस पर देखा जाए तो अमोनिया के मोल का कंजप्शन और अमोनियम क्लोराइड के मोल में जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आया वो बहुत कम है। 10⁻⁻⁴ खत्म हो रहा है, 10⁻⁻⁴ यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इस क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर दें, अगर हम HCl की प्रेजेंस को ही नेग्लेक्ट कर दें कि HCl ऐड करने से कॉन्सेंट्रेशन में या मिलीमोल में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया, ये 0.5 - 10⁻⁻⁴ और यहाँ पर 0.5 + 10⁻⁻⁴, अगर इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो फिर अमोनियम और अमोनिया इक्वल होगा, POH PKB के इक्वल होगा और PKB आपको 4.75 दिया हुआ है, PKB आपको 4.75 दिया हुआ है, तो उस केस में आपको pH ऑलमोस्ट 9.25 के वेरी क्लोज मिलेगी, 9.25 के वेरी क्लोज होगी, क्योंकि यहां पर ये नेग्लेक्शन कंसिडरेबल है। बट क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर यहां पर सुटेबल डेटा दिया हुआ होता, अगर 10 ml की जगह यहां पर 10 लीटर गिवन होता तो HCl के हमारे पास 0.1 मोल होते और फिर यहां पर हम 0.4 मोल करते, इसके 0.6 मोल हो जाते और उस केस में आपको जो pH मिलती वो 9.07 मिलती। तो एक ऑप्शन ए भी हो सकता है सही हो, बट ऑप्शन ए को सही करने के लिए आपको क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा। और अदरवाइज आप जो देख सकते हैं कि अगर हम इस डेटा के साथ जा रहे हैं तो फिर उस केस में हमें 9.25 के क्लोज ही आंसर मिलेगा। हाँ, ये कंफर्म है कि 9.25 से pH थोड़ी सी डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि इसे एसिड आप मिलाओगे तो pH में थोड़ा ड्रॉप होगा, बट अगर इतना ड्रॉप होना है तो फिर उसके लिए तो HCl सिग्निफिकेंट होना चाहिए, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 0.1 मोल एटलीस्ट HCl का होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर इन द गिवन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। स्टोरी बहुत सिंपल है। मान लीजिए जो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होता है, आप कुछ भी मान सकते हैं, तो यहां पे क्या होता है, यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये CO अपना लॉन पे शेयर करता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड एंड मेटल धीरे धीरे वापस इलेक्ट्रॉन देना शुरू करता है to CO in the anti bonding, which is called synergic bonding. And synergic bonding depends on electron density on central atom. Electron density of central atom. यदि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा करेगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाने से बॉन्ड ऑर्डर पे इंपैक्ट क्या आएगा, कम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम ज्यादा होगा, उतना ही CO का बॉन्ड कम हो जाएगा। और यहां क्या क्वेश्चन पुटअप किया, या पुटअप किया कि ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा किसमें, कम किसमें। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसका ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर कम है। उस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है, आंसर Fe2-, बिकॉज यहां पर सेंट्रल पे चार्ज -2 है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है, इन मैंगनीज CO का होल 6+, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो सिनर्जिक बॉन्डिंग कम करेगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे, बॉन्ड में इंपैक्ट कम आएगा, तो एंड वो बॉन्ड 3 रहेगा। तो जितना सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ाओगे उतना ही CO का बॉन्ड कम होता जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपाउंड आपको गिवन है, प्लेटिनम En NCS का होल ट्वाइस। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये यदि से बात करते हैं, हमें प्लेटिनम +2 में है, डी में इलेक्ट्रॉन 8 होगा, 4d8, इसका हाइब्रिडेशन होगा dsp2 एंड ज्योमेट्री क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, यहां पे लिखा है पहला ऑप्शन, आपसे करेक्ट ऑप्शन पुट अप किया गया है, द थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन द दिस वन। तो एक जो कॉम्प्लेक्स आपको जो यहाँ पे गिवन है वो PTNS3 का होल ट्वाइस, NCS का होल ट्वाइस, इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर पुट अप किया गया है। तो दोनों में डोनर एटम सेम है, बट इन गिवन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चिलेशन है, यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन है, सेम डोनर एटम है और फिर यहाँ पे चिलेशन है, रिंग फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई ये ज्यादा स्टेबल है थर्मोडायनेमिकली एज कंपेयर टू दिस वन। यदि ओवरऑल स्टेबिलिटी हमारी बात करो तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये रहेगा, ये अपने पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग। नेक्स्ट वन, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन, इट कैन एग्जिबिट स्टीरियोआइसोमर्स, दिस वन। तो हम चेक कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए प्लेटिनम है, En है,
NCS का होल ट्वाइस, क्या स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो इसको मैं लिख रहा हूँ इन जनरलाइज्ड वे में। यदि इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से आएगा। तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये अपोजिट नहीं हो सकता, नंबर 1। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्लैश कट। अब उसे स्लैश कट कर सकते हो या आप ऐसे भी कट कर सकते हो, मतलब ऑप्टिकली पॉसिबल नहीं है, ज्योमेट्रिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब स्टीरियो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो ये जो ऑप्शन हुआ वो ऑप्शन गलत हुआ, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन, क्या ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेगा? स्ट्रक्चरल में क्या क्या होता है? वो होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। यस, यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो यहाँ पे NCS या SCN पॉसिबल है, या फिर यहाँ पे दोनों ही SCN पॉसिबल है। तो ये कौन है? ये तीनों कौन है? ये तीनों है लिंकेज आइसोमर्स, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करेगा। ओके, ये करेक्ट है। नेक्स्ट वन, इट इज नॉट इजीली सॉल्वेबल इन पोलर सॉल्वेंट। हाँ, क्यों? क्योंकि ये और जो ये बॉन्ड जो बन रहे हैं, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना बहुत स्ट्रॉन्गर है, स्टेबल है। इवन मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगे हुए हैं, इतना आसानी से कोई कॉम्प्लेक्स टूटेगा नहीं, एंड किसी भी इन जनरल वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा नहीं। सही है स्टेटमेंट। तो आंसर मतलब A 1, 3 एंड 4 करेक्ट है, 1, 3, 4 करेक्ट है। आगे बातें क्लियर है? Okay, next question. Next question, which of the following molecule is odd one out in its bonding properties? एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, चेक करते हैं कौन सा ऑड वन आउट है। कार्बोनेट। यदि कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं कुछ इस तरह से आएगा, मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है एंड इट हैज 1 पाई बॉन्ड। इन SO3 अगेन ट्रायंगुलर प्लेनर एंड इट हैज अगेन पाई बॉन्ड्स, ये भी करेक्ट है। मीथेन की बारे में बात करूं तो मीथेन sp3 हाइब्रिडेशन है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ऐसे इसमें पाई बॉन्ड भी नहीं है। ओके, थोड़ा ऑड वन लग रहा है। BF3, इन BF3 ट्रायंगुलर प्लेनर है, ऐसे यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है, और जब बैक बॉन्डिंग होगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा। तो मेरे को लगता है तीनों का स्ट्रक्चर सेम है, ट्रायंगुलर प्लेनर है, तीनों के पास क्या पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड्स है। मेरे को तब मीथेन इन सब में से ऑड वन आउट है, टेट्राहेड्रल है, एज वेल एज इसमें कोई पाई बॉन्ड अवेलेबल नहीं है। A, B एंड D आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, आइसो स्ट्रक्चरल भी है, सब सही है, बट ये मेरे को बहुत ऑड वन आउट लग रहा है। करेक्ट, दैट्स आंसर C, कैलकाटा। ओके, Which of the following reaction will give a product that has a zero net dipole? Zero net dipole हमेशा ट्रांस के लिए होता है, तो आपको ट्रांस ढूंढना है। लकीली रिएजेंट जो भी ऑप्शन दे रखे हो तो आप रिएजेंट देख के आंसर देख कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास में H2PDC तो चलेगा नहीं, H2PDC चलेगा नहीं, लिक्विड अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया है, पर शुड बी सिंसियर, आपके पास क्या होना चाहिए, हेक्स 3 या 2 वाले का ऑप्शन आएगा नहीं, क्योंकि हमें लकीली ट्रांस लाना है। तो अपने पास में क्या ऑप्शन होना चाहिए भैया, सिमेट्रिकल, दैट्स व्हाई द आंसर इज बॉम्बे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट फॉर द, नॉट करेक्ट फॉर द, ठीक है। एलिन वे सब्जेक्ट टू ब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन वाटर अंडरगो रैपिड ट्राइब्रोमो टू फॉर्म 2,4,6 ट्राइनाइट्रोब्रोमोनिलीन एज द मेजर प्रोडक्ट, सही चलेगा। During direct nitration of aniline with a nitrating mixture, method substitution is observed predominantly due to protonation of amino acid under acidic condition। ध्यान से not the correct regarding लिखा हुआ है। तो during direct nitration of aniline with a nitrating mixture, meta substitution is observed in predominantly due to protonation of amino group under acidic condition। ये बात भी सही बता रहा है। वैसे आपको देखो मेजर नहीं बोला है, इंग्लिश का इश्यू हो सकता है, प्रीडोमिनेंट बोला है, मतलब नॉर्मल से मेजर, नॉर्मल से ज़्यादा, इट्स नॉट मेजर। नाउ acetamide group being less basic than NH2 show stronger meso effect acts thus activate the ring more than the free amino group। हाँ, यहाँ गलती कर गया, क्योंकि याद करो अमीनो से रेट डिक्रीज हो जाती है भाई,
तो कम, इसलिए ये वाला तो कंफर्म गड़बड़ दिख ही रहा है। लास्ट भी पढ़ ही लेते हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं तो। एसिटिलेशन ऑफ एनिलीन रिड्यूस इट्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन एंड फैसिलिटेट कंट्रोल मोनो सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थोपेरा पोजीशन। एसिटिलेशन ऑफ एनिलीन, यस अपन बोलते हैं एमाइड, अपन ऊपर बात करी थी, एसाइलेशन उससे डिक्रीज होती है, तो सीधा सा आंसर है एम ही तुक्का मार सकते हो, दैट्स अबाउट द सी। इसके बाद 19 क्वेश्चन है ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो थोड़ा तमीज से क्वेश्चन पुटअप किया गया है, भले परसेंटेज अलग अलग है पर यहाँ पीओएस आ रही है, मीजो बन गया, इक्वल आ रहा है, ये तो पक्का रेसिमिक मिक्सचर बन गया, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे ये भी वेज का देश का वेज है पर बराबर परसेंटेज नहीं है, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि 50% तो रिजल्ट आपको पक्का दिखाई देगा। कितना? 50%, दैट्स व्हाई द आंसर इज सी। देखो ये भी हो सकता था पर बेटा बेवकूफ बना रहे हैं, सिस ट्रांस, ये तो वैसी कहानी खत्म, ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये क्वेश्चन और अच्छा होता अगर एक्टिव की जगह इनएक्टिव पूछा होता तो मल्टीपल चॉइस का बेहतरीन क्वेश्चन बनता। तो लकीली बहुत सिंपल सा आंसर आ रहा है बेटा ये तो। ये थोड़ा सा अच्छी रेंज का क्वेश्चन है। एल्किन कैन बी कन्वर्टेड टू सिस डायोल यूजिंग दिस, सिस बन रहा है ध्यान से, एंड ट्रांस डायोल बाय इपॉक्साइड। याद करो एक से सिस बन रहा है, एक से ट्रांस बन रहा है, वो भी इपॉक्साइड फॉलो बाय एसिड। याद करो ये आपकी उसने पूछ ली प्रिलिशेव रिएक्शन यानी एंटी एडिशन के बारे में। अब वो पूछे कौन से एल्कीन से ऐसा बना सकते हो, तो अगर आपके पास सिंपल सा कंसेप्ट है तो अपन तो बोलते हैं सीबीएसई टेस्ट या कैटी के नाम से, तो उससे हम आसानी से इसको सोल्व कर सकते थे। बाकी आप लकीली चेक भी कर सकते हो, उसने आपको मेंशन भी कर रखा है कि सी के ऑप्शन के नाम पे ये मिल रहा है। अब ध्यान से देखो दोनों इथाल अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों OH अपोजिट डायरेक्शन में, और ये आपको कहाँ से मिल रहा है, ये आपका बन रहा है एल्कीन ऑन ट्रीटमेंट दिस प्रोडक्ट कैन बी फॉलो बाय द एसिडिक हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर ए भी ढूंढना, सी आपको उसने बाय डिफॉल्ट दे दिया किस तरीके से, ठीक है। तो भाई दिमाग लगाओ, हमारे पास में ऑप्शन आता है CBSETEST, ये तो सिनेडिशन का ट्रिक हो गया, और CATTAE ये एंटी एडिशन का ट्रिक हो गया। अब उसने बाउंडेशन क्या दिए, एल्कीन है जो सिस डायोल बना है, ध्यान से सिनेडिशन हो रहा है, और सिस डायोल का मतलब इस सिस का मतलब आपके पास समझ में आ गया, इरिथ्रो यानी सी ऑप्शन आना चाहिए, मतलब आपका ऑप्शन सिस के लिए होना चाहिए। समझ में आया ये वाला ऑप्शन। एंड ट्रांस डायोल वाया द इपॉक्साइड रिंग, एल्कीन कैन बी कन्वर्टेड टू सिस डायोल यूजिंग दिस एंड ट्रांस डायोल यूजिंग दिस। ट्रांस डायोल का मतलब हो गया वो आपका हो गया सिस डायोल। संभल के देखो, सिस डायोल का मतलब वो बाय डिफॉल्ट बोल रहा है इरिथ्रो, और ट्रांस डायोल का मतलब वो बोल रहा है थ्रियो। तो आना चाहिए था ट्रांस एंटी इरिथ्रो और सिस ट्रांस डायोल बन रहा है ना, तो सिस सिन इरिथ्रो। तो एक ऑप्शन सिस का, एक ऑप्शन ट्रांस का आना चाहिए। एल्कीन ट्रीटमेंट विद OSO4 और ये ऑप्शन, अच्छा लकीली, अच्छा ये भी तो ध्यान से देखो कि आपके पास ये अपोजिट डायरेक्शन में दे रखा है, मतलब ये भी समझो कि आपके पास में एल्कीन पहले से ट्रांस ऑप्शन की होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने पास में ऑप्शन क्या आएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B पूछा है और एल्कीन से दिया गया है, ठीक है, और लकीली आपको ऑप्शन दे भी रखा है, तो बस आपको तो सिस और ट्रांस वर्ड यूज करना था, क्योंकि आपका थ्रियो, देखो ध्यान से देखो, अपोजिट का मतलब थ्रियो बना है, और थ्रियो किससे मिलते बनता है, ट्रांस से, इसका मतलब आपका ऑप्शन ट्रांस आना चाहिए, क्योंकि बेटा इसने सी के नाम पे प्रोडक्ट दोनों के मेंशन कर रखे, इसका मतलब ये हुआ, और आपको यहाँ थ्रियो बनाना है तो आपका ऑप्शन सिस आना चाहिए। तो लकीली हम इससे सोल्व कर लेते कि अगर थ्रियो आंसर आ रहा है तो एक से क्या होगा, थ्रियो का मतलब CBSETEST, तो ट्रांस, इसका मतलब ऑप्शन ए के लिए ट्रांस होना चाहिए और ऑप्शन बी के लिए लकीली अपने बोल सकते कि अगर अपन इसको बनाते तो थ्रियो बन जाता, और इसको बनाते तो इसका भी आंसर थ्रियो ही आता, ठीक है। जल्दबाजी में ये गलती हो सकती है, सिस डायोल को लोग सिस समझ सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, संभल के रहना, फंसने का चांस था यहाँ पे।